सबसे पहले बात करते हैं कि एक 2D एरे क्या होता है। ये प्रेजेंटेशन इसको समझाने के लिए हमने आप लोगों को बना के दिखाई है यहाँ पर, और इस प्रेजेंटेशन को हम आप लोगों को भेज भी देंगे। तो कृपया कॉपी में लिखने के ज़्यादा आप कोशिश ना करें, मेहनत ना करें, सीधे सिर्फ आपको जो स्क्रीन पे कंटेंट्स दिए जा रहे हैं उनको समझने की कोशिश करें, क्योंकि 2D एरेज आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में मैट्रिक्स से रिलेटेड ये क्वेश्चन नॉर्मली हर बार आता है, एक आध बार कभी कुछ सेशन छोटा होगा, नहीं तो यूजुअली आता है। तो आप इसे बहुत अच्छे से समझें। चलिए, two dimensional arrays in C. About introduction and information. What is a two dimensional array? एक two dimensional array क्या होता है? सबसे पहले two dimensional array can be defined as an array of arrays. वैसे तो हम अभी तक एक एरे ही पढ़ रहे थे, लेकिन कुछ एरे को मिला के जो एरे बनाया जाता है वो टू डायमेंशनल एरे कहलाता है, या हम कह सकते हैं कि वो मल्टी डायमेंशनल एरे भी कहलाता है, क्योंकि मल्टी डायमेंशनल एरे की भी जो डेफिनेशन है वो यही है कि कई सारे एरे का एरेज का एरे जो है वो टू डिम या मल्टी डिम कहलाता है। 2D array is organized as matrices which can be represented as the collection of rows and columns. एक 2D array को, एक 2 डायमेंशनल array को एक मैट्रिक्स की तरह से आप कंसिडर कर सकते हैं, जो कि एक रो और कॉलम की ग्रिड होती है, जैसे एक टेबल होती है। बस फर्क इतना है कि टेबल जब हम बनाते हैं तो उसके बॉर्डर वहां पर हमें दिखते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको कोई बॉर्डर नहीं दिखाई देगा, डेटा का फॉर्मेशन लेकिन वैसा ही दिखाई देगा। तो मैट्रिक्स की तरह से आप इसे रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ भी रो और कॉलम हो सकते हैं, ये कितने रो और कितने कॉलम होंगे ये भी यूजर की चॉइस पे डिपेंड करता है। ये कोई मतलब पहले से लिमिटेड नहीं है, पहले से डिफाइंड नहीं है, जितने भी आप चाहें उतने बना सकते हैं और इसकी कोई लिमिट भी नहीं है। एक बात और ध्यान रखिएगा कि किसी भी 2D एरे में नंबर ऑफ रो एंड कॉलम सिमिलर हो ऐसा भी जरूरी नहीं है। रो और कॉलम का नंबर वेरी कर सकता है, जैसे 2 कॉलम्स हो सकते हैं, 15 रो हो सकती हैं, 5 कॉलम्स हो सकते हैं, 10 रोज हो सकती हैं। दैट डिपेंड्स कि कितने रो और कितने कॉलम आप बनाना चाहते हैं, उतने ही रो और कॉलम का एक 2D एरे बनता है। However, 2D arrays are created to implement a relational database look like data structure. 2D array का जो इस्तेमाल किया गया शुरुआत में, वो शुरुआत इसीलिए की गई कि उनको एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में डेटा को अरेंज करने के लिए आपने उसको यूज किया। लेकिन एक्चुअली क्या था कि इसको यूज तो किया गया इस तरह से काम करने के लिए, लेकिन और देखने में भी ये हमें डेटा स्ट्रक्चर की तरह से लगता है, लेकिन 2D एरे भी कोई बहुत ही ट्रिकी डेटा स्ट्रक्चर नहीं होता है। ये भी एक सिंपल डेटा स्ट्रक्चर में ही आता है, क्योंकि आपको पहले ही दिन जब एरे शुरू किया गया था तो बताया गया था कि एरेज आर कंसिडर्ड एज सिंपलेस्ट डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर का मतलब है कि डेटा को किसी ऐसे रूप में फॉर्म करना, सेव करना, जहां पर डेटा का एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म हो। लेकिन स्ट्रक्चर्ड फॉर्म होने के बावजूद भी वो जो है आपका यहाँ पर बहुत ही सिंपल फॉर्म में होता है। ये नहीं कि आप जो है उसे बहुत ज्यादा एलीट वे में देख सकते हैं, वो बहुत ही सिंपल फॉर्म में आपका स्ट्रक्चर कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा, इट प्रोवाइड्स ईज ऑफ होल्डिंग द बल्क ऑफ डेटा एट वंस which can be passed to any number of functions wherever required. बहुत सारे अमाउंट में, बहुत बड़े अमाउंट में डेटा अगर आपके पास है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि वो 2 डायमेंशंस में कम से कम है, तो उसे मैनेज करने के लिए ये आपको ईज देता है, आसानी से ये काम करने में हेल्प करता है, क्योंकि इसमें डेटा को आप एक साथ बहुत सारे डेटा को मैनेज कर सकते हैं, एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में उसे रख सकते हैं, और उस डेटा को आप किसी भी या कितने भी फंक्शंस में भेज सकते हैं जब जब आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा यहीं पर ही कि जैसे हमने कहा कि 2D और जो एरे है उसे आप एक मैट्रिक्स की तरह कंसिडर तो कर सकते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक मैट्रिक्स ही हो सकता है। 2D एरे का मतलब ये नहीं कि केवल एक मैट्रिक्स। 2D एरे में मैट्रिक्स के अलावा भी एरेज बनाए जाते हैं। जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल पहले भी दिया था कि सपोज एक क्लास में सॉरी एक क्लास में हमारे पास 10 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, 10 बच्चे पढ़ रहे हैं, और उन 10 बच्चों ने चारों मॉड्यूल के एग्जाम दिए, यानी हर बच्चे ने 4-4 पेपर दिए होंगे, तो कुल मिलाकर के
40 एग्जाम हुए होंगे, 40 एग्जाम का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ होगा। तो अगर हर बच्चे के 4 एग्जाम के रिजल्ट आपको स्टोर करने हैं तो ये काम भी आप 2D एरे से करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बच्चे भी 4 हैं, एक बच्चा नहीं है, और हर बच्चे के अपने बच्चे हमारे 10 हैं, 10 बच्चे हैं, और हर बच्चे के 4 एग्जाम्स हैं। तो इस तरह का डेटा स्टोर करना है। या मान लीजिए आपसे कह दिया जाए कि एक कंपनी में 5 लोग काम करते हैं और पांचों लोगों की सैलरी है, अलग अलग सैलरी है, और सबकी सैलरी का टोटल निकालिए कि एम्प्लॉय 1 को टोटल एक साल में कितनी सैलरी दी गई, एम्प्लॉय 2 को कितनी दी गई। तो एम्प्लॉय है आपके पास 5, और 5 एम्प्लॉय के साथ साथ 5 एम्प्लॉयज हैं और हर एक की 12-12 महीने की सैलरी है। तो ऐसे केस में भी आप 2 डायमेंशन बनाते हैं, जिसमें से जो पहली डायमेंशन है वो एम्प्लॉय का नाम या उसकी यूनिक आईडी को स्टोर करने के लिए बनाई गई, और दूसरी डायमेंशन उसके 12 महीने की सैलरी के लिए बनाई गई। तो इस तरह का डेटा अगर आपको स्टोर करना है तो भी आप 2D डेटा एरे का ही काम करेंगे। मैट्रिक्स बनाने हैं तो भी आप 2D एरे बनाएंगे। और यहां तक कि अगर आपको मान लीजिए कह दिया जाए कि आप एरे ऑफ स्ट्रिंग्स बनाएं, यानी स्ट्रिंग्स का एरे, एक नाम नहीं स्टोर करना है, एक से ज्यादा नाम स्टोर करने हैं, तो भी आप 2D एरे का ही यूज करेंगे। 2D एरे मैट्रिक्स पढ़ने के बाद इसी चैप्टर में हमारा एरे ऑफ स्ट्रिंग्स भी है, तो जब आप उसे पढ़ेंगे तब आप समझेंगे कि 2D एरे कितने काम की चीज है। तो आई होप ये स्लाइड आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद अगली स्लाइड में बढ़ते हैं। अगली स्लाइड में हम देख रहे हैं कि एक 2D एरे को कैसे डिक्लेयर किया जाता है। एक नॉर्मल एरे डिक्लेयर करते हैं, उसका भी अपना एक प्रोटोटाइप है, एक रूल है, और 2D एरे डिक्लेयर करना है तो उसका भी एक रूल है। एक सिंगल डायमेंशन या 1D एरे को हम डिक्लेयर करते हैं तब तो हम सिर्फ क्या लिखते हैं, डेटा टाइप लिखते हैं, स्पेस देते हैं, एरे का नाम देते हैं, और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर उस एरे का साइज लिख देते हैं, और उसके बाद सेमीकोलन लगा करके उस स्टेटमेंट को क्लोज कर देते हैं। 2D एरे भी ऑलमोस्ट यही है, बस यहाँ पर आपको एक के बजाय दोनों डायमेंशंस के लिए डेटा वैल्यू देना होता है। जैसे ये प्रोटोटाइप है आपका, डेटा टाइप यहाँ भी लिखेंगे, एरे नेम यहाँ भी लिखेंगे, रोज और कॉलम्स, ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि 2D एरे में ये 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स होंगे आपके, और यहाँ पर पहली वैल्यू जो आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर देंगे, हमेशा ध्यान रखिएगा कि पहला जो आपका प्रेफरेंस होता है वो रो को होता है, और दूसरा जो डायमेंशन बनता है वो कॉलम का बनता है। इसको आप बदल नहीं सकते, आप कभी ऐसा नहीं कर सकते कि इसको कॉलम कर दें और उसको रो कर दें, क्योंकि ये पहले से डिसाइडेड है। आपको मैं पहले भी ये बात बता चुकी हूँ कि सी में हमारा जो रेफरेंस होता है वो आरसी रेफरेंस होता है, जिसका मतलब ये है कि रो और कॉलम रेफरेंस, पहला रेफरेंस, पहला प्रायोरिटी रो को जाती है, और दूसरी जो हमारी प्रायोरिटी होती है वो कॉलम के रेफरेंस के लिए होती है। इसी तरह से अगर आपको 3D या 4D बनाने होते हैं तो यहीं पर डायमेंशंस का काउंट बढ़ता चला जाता है। खैर, अगर मान लीजिए यहाँ पर हम एक एरे बनाना चाहते थे जिसमें हम 3 रो और 3 कॉलम का एरे बनाना चाहते थे, और उस एरे का नाम यदि हम रखना चाहते थे ए, तो यहाँ पर ये लाइन हम कैसे लिख सकते थे, INT, फिर एक स्पेस देते ए, फिर रो की जगह पे लिखते 3 और कॉलम्स की जगह पर भी लिख देते 3। तो ये आपका एक 2D एरे ए नाम का बन जाता, जिसके 3 रो और 3 कॉलम होते। चलिए आगे बात करते हैं कि ये तो हो गई एक आपको 2D एरे कैसे डिक्लेयर करना है, लेकिन यदि आपको एरे के लिए वैल्यूज पहले से ही मालूम है, आपको ये भी मालूम है कि कितने रो और कितने कॉलम है, और आपको ये भी मालूम है कि उन रो और कॉलम में वैल्यू क्या पड़ी है, तो इसका मतलब आप अपने 2D एरे को पहले से ही इनिशियलाइज कर सकते हैं। इनिशियलाइजेशन का मतलब ही है उसमें पहले से वैल्यू डालना। In 1D array, we don't need to specify the size of the array if the declaration and initialization are being done simultaneously. इस बात का मतलब ये है कि जब भी आपने 1D एरे बनाया तो आपको एरे का साइज तब नहीं देने की जरूरत थी जब जब आपने एरे को डिक्लेयर भी किया और उसके अंदर वैल्यूज डाली। मैंने बताया ही था कि वैसे तो साइज देना ही है, आप अगर आप लिखते हैं INT A और स्क्वायर ब्रैकेट में साइज नहीं डालते हैं तो वहां एरर आएगी, ये ध्यान रखना है आपको। लेकिन अगर मान लीजिए आपको पहले से ही मालूम था कि आपके एरे में क्या वैल्यू है, तो आप उन्हें इनिशियलाइज भी कर रहे हैं, तो यदि आप उन्हें इनिशियलाइज कर रहे हैं तब ये जरूरी नहीं है कि आप उनको उसका साइज डिफाइन करें, क्योंकि साइज जब नहीं डिफाइन करते हैं तो उससे आपको ये एडवांटेज मिलता है कि आप
जितनी भी मर्जी वैल्यूज हैं उसके अंदर डाल सकते हैं, ठीक है। However, this will not work with 2D arrays. 2D arrays के साथ ऐसा नहीं है, ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर तो जो है आपको ये सारी चीजें मतलब इनिशियलाइजेशन आपको करना है अगर, तो भी आपको साइज देना ही देना है। We will have to define at least the second dimension of the array. यदि आप skip भी करना चाहते हैं पहले वाले को तो आप skip कर सकते हैं, लेकिन आप जो है यहाँ पर सेकेंड डायमेंशन को आपको जरूर देना होगा, सेकेंड डायमेंशन को आप अवॉइड नहीं कर सकते। द 2D array कैन बी डिक्लेयर्ड एंड डिफाइंड इन द फॉलोइंग वे। अब 2D array को हम यहाँ डिफाइन भी कर रहे हैं और डिक्लेयर भी कर रहे हैं। कैसे करेंगे? इस तरह से। अब यहाँ पर हमने सबसे पहले अपना डेटा टाइप लिखा, फिर हमने अपने एरे को नाम दे दिया, डेटा टाइप लिखा यहाँ पर और एरे को दे दिया हमने नाम। हमारे एरे का नाम है ARR और यहाँ पर दोनों डायमेंशंस दे दी, ये 4 लिखा है, ये 3 लिखा है। ध्यान रखिएगा 4 रोज के लिए है और 3 कॉलम्स के लिए है, यानी 4 रो और 3 कॉलम का हम यदि कोई मैट्रिक्स बनाना चाहते हैं तो इसी तरह से अपने एरे को डिक्लेयर करेंगे। अब क्योंकि हमें उसकी वैल्यूज यहाँ पे मालूम भी है, पहले से ही मालूम है, तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, उसको डिफाइन करके इनिशियलाइज भी कर दिया। पहली रो, ध्यान दीजिएगा जब भी आप इनिशियलाइज करते हैं 2D एरे को तो पूरी की पूरी वैल्यू यहाँ पर करली ब्रेसेस में एनक्लोज होनी चाहिए। जैसे ये पहला करली ब्रेस यहाँ लगा दिया और लास्ट यहाँ लगा दिया, ये पूरा का पूरा जो स्टेटमेंट है उसके लिए एक सेपरेट पेयर ऑफ करली ब्रेसेस आप यूज करेंगे, पहले ही लगा देंगे। अब उसके अंदर आपको डिफाइन करना है। बाप रे भाई, प्लीज आप लोग म्यूट रहा करिए जब आप लोग आते हैं। ऑल्दो हम यहाँ पर कोशिश करते हैं कि म्यूट कर दें, लेकिन फिर भी प्लीज आप लोग खुद भी म्यूट रहिए। तो यहाँ 4 रो हैं, तो 4 रो के लिए देखिए एक पेयर रो का ये बना दिया, कॉमा से सेपरेट किया, दूसरा पेयर रो का ये बना दिया, कॉमा से सेपरेट किया, तीसरा पेयर ये बनाया और कॉमा के बाद चौथा पेयर ये बनाया। तो ये 4 हमने यहाँ पे करली ब्रेसेस लगाए क्योंकि हमें 4 रो देनी थी और हर रो के अंदर कितने कॉलम देने थे हमको देने थे यहाँ पर 3 कॉलम्स। तो इसीलिए हमने यहाँ पर कॉमा से तीनों कॉलम डिफाइन किए, यानी पहला जो हमारी रो बनेगी उसमें क्या लिख के आएगा 1 2 3, दूसरे रो में लिख के आएगा 2 3 4, तीसरे रो में लिख के आएगा 3 4 5 और चौथे रो में लिख के आएगा 4 5 6। 4 रो और 3 कॉलम का एक एरे हमने यहाँ पर इनिशियलाइज कर दिया और इस तरह से इसको अपना काम किया। अब एक 2D एरे का हम आपको एग्जाम्पल बता रहे हैं कि 2D एरे का क्या एग्जाम्पल है, किस तरह से आप ये एरे लिखते हैं, कैसे ये एरे का प्रोग्राम आप बनाते हैं। तो यहाँ हमने सबसे पहले अपने प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव दे दिए। देखिए कई बार क्या होता है कि कोई कोड मैं लिखती हूँ तो वॉइड की जगह INT लिख जाती हूँ, तो आप ध्यान रखिए आपको कभी भी INT नहीं लिखना है, आप वॉइड ही लिखेंगे और उसके बाद ही आप काम करेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पर 2 इंटीजर ले लिए, एक I लिया और एक J लिया और उनको 0 से इनिशियलाइज कर दिया। हालांकि ये कंपलसरी नहीं था, जरूरी नहीं था, आप खाली I और J भी लिख सकते थे, ठीक। उसके बाद अब हमने यहाँ पे क्या किया, अपना एरे, आप देखिएगा वही वैल्यूज हैं जो प्रीवियस एग्जाम्पल में है, ये एरे हमने डिक्लेयर भी किया और यहीं पर इनिशियलाइज कर दिया। क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ ये कर रहे हैं कि अपना 2D एरे डिक्लेयर कर रहे हैं, इनिशियलाइज भी कर रहे हैं और उसी मैट्रिक्स को अब हम प्रिंट भी कराएंगे। तो किस तरह से प्रिंट कराएंगे वही इसका प्रोग्राम एग्जाम्पल से शो किया जा रहा है आपको। तो यहाँ पर क्या है, अब हमने यहाँ पर पहला लूप चलाया, पहला लूप चलेगा हमेशा रो के लिए और रो कितनी है 4, इसीलिए लूप कहाँ से शुरू हुआ, देखिए एरे है तो 0 से ही शुरू होगा और कहाँ तक गया, लेस देन 4 तक गया। लेस देन 4 का मतलब ये कि ये 3 तक चलेगा, तो 0 1 2 3, 0th रो, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, कुल मिला के 4 रोज। इस तरह से ये लूप हमने रो के लिए डिफाइन किया, लेकिन रो के लिए ही काम करते करते अंदर हम कॉलम के लिए भी काम करेंगे। तो अब कॉलम का लूप चलाया जिसके लिए हमने J लिया था और J को हमने कहाँ से शुरू किया, J को भी 0 से ही शुरू करना है, पर कहाँ तक गए 3 तक गए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 कॉलम है तो कितने हमारे को 0 से लेके लेस देन 3, यानी कॉलम के लिए जो लूप चलेगा 0 1 2, तो पहला लूप चलेगा
ये जे का कॉलम, जे का 0 है, ये जे का 1 है और ये जे का 2 है। यानी जब आप आई एक बार चला रहे होंगे तो जे कितनी बार चलेगा, 3 बार चलेगा। फिर आई दूसरी बार चलेगा तो फिर जे 3 बार चलेगा, फिर आई तीसरी बार चलेगा तो फिर जे 3 बार चलेगा, और फिर आई चौथी बार चलेगा तो एक बार फिर जे 3 बार चलेगा। यानी जब जब आप आई के लूप को स्टार्ट करेंगे तब तब जे को आप 3 टाइम्स रन कराएंगे। तो कुल मिला के यहाँ आई 4 टाइम्स चलेगा, बट एवरी टाइम जब आई रन होगा तो जे 3 टाइम्स चलेगा। इसका मतलब कुल मिलाकर के ये जो एरे हमारा है इसका लूप कितनी बार चलेगा, 4 into 3 यानी 12 बार। कोई भी एरे कितनी बार चलेगा, इसके जो लूप है वो कितना टोटल लूप का रन वो होगा आपका, ये डिपेंड करता है दोनों डायमेंशंस के प्रोडक्ट पे। अगर यहाँ 5x5 लिखा होता तो लूप चलते 25 बार, अगर यहाँ 4x2 लिखा होता तो लूप चलता 8 बार। तो कोई भी 2dim एरे का लूप कितनी बार चलेगा ये इस बात पे निर्भर करता है कि उसके डायमेंशंस क्या दिए हुए हैं, उनको मल्टीप्लाई करके आप बता सकते हैं कि कुल मिलाकर के इतनी बार लूप चलेगा। तो ये रो के लिए लूप चल गया, ये कॉलम के लिए लूप चल गया। अब क्या है, सिर्फ आपको प्रिंट ही तो कराना रह गया, तो हमने प्रिंट करा दिया यहाँ पर ARR। हम बाकायदा अपने एरे का नाम भी प्रिंट कराना चाहते हैं तो ये ARR हमने लिख दिया, स्क्वायर ब्रैकेट भी कीबोर्ड से ही बनाए और %d इसके बीच में लिख दिया ताकि सबस्क्रिप्ट आए, इज इक्वल टू %d। तो इज इक्वल टू तो कीबोर्ड से टाइप किया, ये ऐसे ही प्रिंट होगा, और %d का मतलब कोई नंबर प्रिंट होगा। सबसे पहले %d फॉर्मेट स्पेसिफायर ये दिया हुआ है, तो यहाँ पर किसकी वैल्यू प्रिंट होगी, कॉमा के बाद हमने लिख रखा है आई, यानी यहाँ पर आई की वैल्यू प्रिंट होगी। बाद में लिखा है जे, ये जे की वैल्यू को प्रिंट करेगा, और फिर बाद में हमने लिखा है ARR आई ऑफ जे। देखिए ये हमारा पूरा 2dim एरे है, तो यानी यहाँ पर ith इंडेक्स के jth इंडेक्स पर जो वैल्यू होगी वो प्रिंट होगी। इस तरह से पूरा हमने फॉर्मेट बाकायदा दिया है, और यहाँ पर अपने जे लूप को एंड कर दिया। जैसे ही जे लूप एंड हुआ इसके तुरंत बाद हमने एंड कर दिया आई लूप को, और फिर हम यहाँ पर अपना गेट ch करके बाहर आ गए। ये यहाँ पे डेट आ गई शायद, एक सेकेंड। और बल्कि ये जो /n है ये हम यहाँ नहीं लगाएंगे, और जब हम ये जे लूप एंड कर रहे हैं तो यहीं पर हम अपना /n दे देंगे, जिसका मतलब ही ये है कि हम ये कहना चाहते हैं कि जैसे ही हम आई के लूप से बाहर, सॉरी जे के लूप से बाहर निकलें तब एक न्यू लाइन प्रिंट हो जाए। ये चीज हम यहाँ से कहना चाहते हैं, इसलिए हमने क्या किया यहाँ पर कि जैसे ही हम यहाँ आए तो हमने सबसे पहले आई का जो हमारा लूप था एंड हुआ जे का लूप, और तब हमने कहा न्यू लाइन, और फिर हमने आई के लूप को बंद किया, और फिर हमने गेट ch लगाया, एक सेमीकोलन मिस हो गया यहाँ पर, और इस तरह से प्रोग्राम हमने बनाया। आप लोग भी ये प्रोग्राम बना के देखिएगा। हमने वैल्यू 1 2 3 2 3 4 दिया है, आप अपनी कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। और उसके बाद जब हम इसका आउटपुट देखेंगे तो किस तरह से ये आउटपुट आपको दिखाई देगा, 1 2 3 2 3 4 3 4 5 4 5 6। आप देखिए 4 रो हैं आपकी, 1 2 3 4, और 3 कॉलम है हर बार। तो इस तरह से जो है आप देखेंगे कि जब जब आप अपने एरे को प्रिंट करा रहे हैं, आप ये वैल्यूज बदल करके भी देखिएगा, तो 3 कॉलम्स वाला 4 रो वाला आपका 2D एरे इस तरह प्रिंट होगा। ये एरे इसीलिए इस तरह से प्रिंट हो रहा है एक टेबल के फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पर आपने कहा है कि आई के लूप से बाहर, जे के लूप से जब आप बाहर निकले तो आप बाकी जो है एक न्यू लाइन लगा दें, नेक्स्ट लाइन पे आपका आए, और उसकी वजह से जो है आप अपने 2D एरे को एक मैट्रिक्स के फॉर्म में प्रिंट करा पाएंगे। आई होप कि आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। चलिए, ये तो हमें पहले से ही वैल्यू मालूम थी, तो हमने काम कर लिया। अब अगर हमें वैल्यू मालूम ही ना हो, वैल्यूज हमें मांगनी हो, तब हम क्या करेंगे, तो उसके लिए भी हमने आपको एक सैंपल प्रोग्राम दिया है यहाँ पर, स्टोरिंग एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स एंड प्रिंटिंग इट, कि मैट्रिक्स में एलिमेंट्स स्टोर करने हैं और उन्हें प्रिंट कराना है। तो यहाँ पर भी हमने प्री प्रोसेसर में कुछ नहीं लिखा, वॉइड मेन से शुरू कर रहे हैं, अपना एक एरे डिफाइन किया, और इस बार उसकी डायमेंशन 3x3 दे दी। 3x3 का मतलब 3 रो 3 कॉलम, और आईजे डिफाइन कर दिया है। देखिए रो कॉलम के लिए
पहले हमारा लूप चला रो के लिए, फिर हमारा लूप चला कॉलम के लिए। और ये सिर्फ अभी हम प्रिंटिंग नहीं करा रहे हैं, अभी तो हम वैल्यू मांगेंगे, लेकिन मांगने के लिए भी आपको लूप चलाना ही पड़ेगा, क्योंकि जब आप मांगेंगे और तभी जो वैल्यू उनके मेमोरी लोकेशन पे स्टोर होंगी, तो वो मेमोरी लोकेशन पे स्टोर तभी होंगी जब इस तरह से लूप चला करके आप वहां जाएंगे। अब हमने यहाँ पर एक मैसेज दे दिया, एंटर ए दिस। तो इसका मतलब है हम बताना चाह रहे हैं कि अब %d आई पहले प्रिंट होगा तो 0 और जे भी प्रिंट होगा पहली बार तो 0, यानी ए के 0th रो के 0th लोकेशन की वैल्यू दीजिए। ये तो सिर्फ मैसेज प्रिंट होगा। अब ये मैसेज प्रिंट होने पर वैल्यू स्टोर होगी, तो जब स्टोर होगी देखिए तो स्कैनफ फंक्शन आप लगाएंगे, %d लिखेंगे, वही एंड ऑपरेटर यूज करेंगे, एड्रेस ऑफ ARR आपके एरे का नाम है, लेकिन क्योंकि अब ये 2D एरे है तो यहाँ रो और कॉलम के डायमेंशन आपको देने होंगे। जब आप ये देंगे तभी आपकी जो वैल्यू है प्रॉपरली इनपुट होंगी। इस तरह से ये तो सिर्फ अभी हमने प्रोग्राम बनाया इनपुट मांगने का, मतलब प्रोग्राम नहीं बनाया, अभी इतना ही प्रोग्राम बना है जिसमें सिर्फ हमने अपने एरे को डिक्लेयर किया, उनके रो और कॉलम के लिए हमने वैल्यू मांगी लूप चला करके और उनको एक्सेप्ट कर लिया। अब यही वैल्यू हमें प्रिंट भी करानी है, तो प्रिंट कराने के लिए अब हम फिर से यहाँ मैसेज दे रहे हैं, प्रिंटिंग द एलिमेंट्स। न्यू लाइन पे ये मैसेज प्रिंट होगा और उसके बाद में फिर से देखिए लूप चलेगा। ये लूप चला हमारा रो के लिए, फिर हम जो है आगे बढ़ेंगे। अब ये लूप चला हमारा यहाँ पर कॉलम के लिए। जो न्यू लाइन का काम था वो पिछली बार हमने आई जे से निकलने पर किया था, आप शुरू में भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ दिखाया है कि पहले ही हम एक न्यू लाइन प्रिंट करा दें, यानी जब जब हम जे में जाएं, यानी जब जब हम कॉलम प्रिंट कर रहे हो तो पहले एक न्यू लाइन पे आ जाएं और उसके बाद ही कॉलम्स की प्रिंटिंग हो। दोनों में से जो तरीका आपको कंफर्टेबल लगे, जिसमें जो आपके लिए ज्यादा कन्वीनियंट हो, आपको ज्यादा आसानी से समझ में आ रहा हो, आप वो यूज कर सकते हैं। तरीका ये भी सही है, तरीका वो भी सही है। अब हमने यहाँ पे कॉलम के लिए लूप चला दिया है, अब हम क्लिक करेंगे और सिर्फ हम प्रिंट करा रहे हैं। किसको प्रिंट करा रहे हैं? %d को, और यहाँ /t लगा दिया है। t इसलिए लगा दिया थोड़ा गैप रहे, नहीं तो वैल्यूज एकदम बिल्कुल चिपक चिपक के आती हैं, कभी कभी समझने में दिक्कत हो सकती है। तो /t लगाने से हमारे जो है गैप जनरेट हो गया और हमने कहा कि a ऑफ i के j की वैल्यू प्रिंट करो, और उसके बाद हमने यहाँ पर ये अपना j वाला लूप क्लोज किया, i वाला लूप क्लोज किया, अपना गेट ch लगाया, गेट ch मिस कर गए यहाँ पर, और उसके बाद प्रोग्राम बंद कर दिया। अब इसमें क्या है, वैल्यू मांगी जाएंगी और तब प्रिंट होंगी। हमें पहले से नहीं पता था कि उसमें 1 2 3 2 3 4 या क्या है, तो किस तरह से होगा। अब मैसेज प्रिंट होगा, देखिए A00 इसीलिए प्रिंट हो रहा है क्योंकि वहां हमने मैसेज में डाला था %d और %d में हमने यहाँ पे i और j की वैल्यू डाली है। जब सबसे पहली बार i का लूप चला तो i 0 था, हालांकि जब i का लूप चला है तो j 3 बार चलेगा, जिसमें j सबसे पहले 0 है और यहाँ वैल्यू दे दी गई 56। अब i तो देखिए अभी 0 ही है क्योंकि j 3 बार चलना है, j अब क्या हो गया 1 हो गया, दूसरी वैल्यू दे दी गई 10। i अभी भी 0 है पर j अब हो गया 2 और वैल्यू दे दी गई 30। इस तरह से i का, जो मैं आपको बोल रही थी कि i का लूप अगर एक बार चलेगा तो 3x3 मैट्रिक्स में j का लूप 3 बार चल रहा है, जिसमें j पहली बार 0 है, दूसरी बार 1 है, तीसरी बार 2 है। अब i का लूप फिर बदलेगा, तो अब i की वैल्यू जो 0 थी अब क्या हो जाएगी, अब हो जाएगी 1, और जब i 1 हुआ तो j फिर से नए सिरे से 3 बार चलेगा, जिसमें j सबसे पहले 0 है, यहाँ वैल्यू दे दी गई 34। i अभी भी 1 है, j अब फिर से 1 हो गया, वैल्यू दे दी गई 21। i अब फिर से 1 है, j फिर हो गया 2, क्योंकि j हर बार 3 बार चल रहा है, जब i एक बार चल रहा है तो j 3 बार चल रहा है। ये i एक बार चला, j 3 बार चला, अब फिर i एक बार चला, j 3 बार चला, तीसरी बार वैल्यू दे दी गई 34। अब फिर i की वैल्यू बदली 2 और j पहली बार चला 0, वैल्यू दे दी गई 45। i फिर चला 2, j की वैल्यू दे दी गई 1, सॉरी j हमारा 1 था, दूसरी बार चला और वैल्यू दे दी गई 56। i फिर 2 है लेकिन j अब तीसरी बार चला 2 और वैल्यू दे दी गई 78। गिन लीजिए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 बार ये कुल टाइम लूप चला, क्योंकि हमारा एरे जो हमने डिफाइन किया उसका साइज 3x3 है, और इसके बाद ही मैसेज प्रिंट होगा
प्रिंटिंग द एलिमेंट्स, क्योंकि हमने अपने प्रोग्राम में ऐसा लिखा है, और उसके बाद ये एरे आपका मतलब मैट्रिक्स के फॉर्म में प्रिंट होगा। 56, 10, 30, ये देखिए 34, 21, 34 ये आ गया, 45, 56, 78 ये आ गया। तो ये मैट्रिक्स में आपको लोकेशन समझना बहुत जरूरी है। अगर आप लोकेशन नहीं समझ रहे हैं तो समझ लीजिए आधी चीजें आपके लिए गड़बड़ हैं। ये जो 56 है ये हमारा 0 0 पे है, 10 0 1 पे है, और 30 0 2 पे है। क्योंकि जब ये 0 है तो ये जो है ये समझ लीजिए अगर I है तो ये J है, तो J 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है। उसके तुरंत बाद फिर I 1 हुआ, J फिर 0, फिर 1, फिर 2, फिर I 2 हुआ, J 0, J 1, J 2। इस तरह ध्यान रखना। तो ये लोकेशन 0 0, ये लोकेशन 0 1, ये लोकेशन 0 2, ये लोकेशन 1 0, ये लोकेशन 1 1, ये लोकेशन 1 2, ये लोकेशन 2 0, ये लोकेशन 2 1, और ये लोकेशन 2 2। कॉमा से सेपरेट करके हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम आगे आपको इसको समझाएंगे, आगे भी हम प्रोग्राम्स बनाएंगे। फिलहाल ये सिंपल से हमने 2 प्रोग्राम से आपको एक मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की, जिसमें मैट्रिक्स को इनिशियलाइज भी करना सीखा हमने, और मैट्रिक्स की वैल्यू मांग करके उन्हें प्रिंट कराना भी सीखा। उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। ये वीडियो और ये प्रेजेंटेशन दोनों आप लोगों को भेज दी जाएंगी। बहुत ही ध्यान से आप प्रेजेंटेशन को पढ़ेंगे। जिन लोगों के पास स्टडी मटेरियल है वो लोग स्टडी मटेरियल से रेफर भी कर लेंगे, और उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताइएगा। नंदनी, आपको कोई प्रॉब्लम है तो टेक्स्ट बॉक्स में प्लीज अपना मैसेज लिख दीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये मैट्रिक्स हम जो है बनाते हैं, काम करते हैं। आप लोग भी अपने टर्बो सी एडिटर में काम करके देखिएगा, और अगर कोई प्रॉब्लम है आपको तो बताइएगा। ये प्रेजेंटेशन मैं आपको भेज दूंगी। हाँ जी, अब मैं सबको जरा एक बार अनम्यूट कर रही हूँ, कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। गौरव वर्मा, गौरव वर्मा है यहाँ? फॉर लूप में आई और जे का यूज नहीं किया जाएगा। आई प्लस प्लस और जे प्लस प्लस का यूज नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा? मैम वही पूछ रहे हैं, इसमें ध्यान नहीं नहीं, आपने ध्यान नहीं दिया। ये देखिए, अच्छा मैम, अगर आप आई प्लस प्लस और जे प्लस प्लस नहीं यूज करेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? मैम भाई दिखा नहीं था, इससे कम कंफ्यूजन हो रहा है। पिछला पैसा तो दे नहीं रहा है तो और कोई और क्वेश्चन? बाकी पर कोई दिक्कत। अच्छा, थैंक यू बोल रहे हैं। चलिए ठीक है, आपका थैंक यू तब मानेंगे जब आप लोग ये चीजें समझेंगे। कल की क्लास में इसे कंटिन्यू करते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू ऑल, दैट्स फॉर द डे।